मैं पढ़ रही थी कस्तूरी कुंडल, जो कि सुरेश हंस जी का लिखा हुआ उपन्यास। कस्तूरी कुंडल पढ़ते समय बहुत सारी ऐसी भावनाएं निकल करके आई, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं कि वे ऐसा लगता है कि समाज में जो एक अंतर था लोगों में, कहीं ना कहीं आदिवासी जनजातियों को दबाया जाना, बहुत सारे परिवेश ऐसे आते हैं कि लग रहा था कि शायद ये सब समाप्त हो रहा है। पर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो वास्तविकता नजर आती है कि किस तरह से जो मांगण यार है, जिनमें साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति इतना ज्ञान है, इतना सुर है उनमें, लेकिन वो अपनी इच्छा से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक जो राज सत्तात्मक सत्ता है, वो किस तरह से ये इन्हें दबा रहे हैं और कैसे ये अपने जीवन से झेल रहे हैं। रेत के ढेर के साथ कैसे रेत के ढेर में दब जाना और फिर किस तरह से उनसे बाहर निकलना, कितना दर्दनाक स्थिति और कैसी मुश्किल भी है कि कैसे गाड़ियों पर रह करके वो आज यहाँ कल वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस संघर्ष की स्थिति को उन्होंने बखूबी निभाया है। कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते वो अंतिम समय तक अपने संघर्ष ही उनका जारी है। दूसरी तरफ जो स्त्री सत्तात्मक है, यानी स्त्री सत्तात्मक तो क्या कहें, यूं कह सकते हैं कि सत्ता या समाज में मर्द की जो स्थिति है, वहां पर हमेशा मर्द वर्ग जो है वो स्त्रियों को दबाने का भी प्रयास करता है। परंतु कहीं न कहीं ऐसे लोग भी हैं जो इसके खिलाफ आवाज आती है, वो स्त्रियों का साथ भी देते हैं और स्त्रियों को एक ताकत भी मिल रही है। उस ताकत को भी बखूबी इस उपन्यास में प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से स्त्री वर्ग अपने हक के लिए अपने आगे आती है और किस तरह से वो अपना समाज में अपना स्थान स्थापित करती है और स्थापित कर भी लेती है। तो समाज के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इन सब मुश्किलों से किस तरह से निजात पाया जाए। पर निजात पाने के लिए जिस तरह से समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है। इसमें जो हमारा सत्ता पक्ष है, जिसमें यूं कह लें कि सरकार है, पुलिस है, या यूं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं वो अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। उसे इन समस्याओं से ऐसा कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वो क्या चाहते हैं कि वो किसी न किसी रूप में वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, कि वो अपना फायदा आते हैं। जहां एक वर्ग इनसे निजात पाने के लिए या लोगों को आगे ले जाने के लिए या इन मुश्किलों से आगे ले जाने के लिए सब खत्म करने के प्रयास में है, कहीं ना कहीं वो अपना जोर दिखा रहा है। लेकिन जो सत्ता वर्ग है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस उपन्यास के जरिए एक जोश, एक युद्ध का बिगुल, एक नाद बजता है कि कैसे हम इन मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, किस तरह से हमने प्रयास करना है। तो उपन्यास पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक जोश सा आ जाता है, एक जागृति आ रही है कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये जो जिस तरह से आदिवासी जनजातियों का विछड़ना हो रहा है, कैसे उनका अंत किया जा रहा है, कैसे पेड़ पौधे जीव जंतु सबका विनाश कर रहे हैं, इन सबको बचाने के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। और इन सब का बहुत ही मार्मिक चित्रण सुरेश हंस जी ने अपनी इस पुस्तक कस्तूरी कुंडल में किया है। और मुझे लगता है कि कस्तूरी कुंडल का एक एक अंश, एक एक अक्षर अक्षर इसको पढ़ जाना चाहिए और बार बार पढ़ने का दिल करता है कि इसमें से कहीं न कुछ हर बार कुछ नया आ रहा है, कुछ नया जानना है और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल है। बहुत ही भाषा इतनी आसान है कि हम सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मेरी तरफ से यही है कि हर कोई अगर कस्तूरी कुंडल को पढ़े तो समाज को एक नया रूप भी हम दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी चौधरी और आज मैं सुरेश हंस जी के लिखे नए उपन्यास कस्तूरी कुंडल पर एक पाठकीय प्रतिक्रिया लेकर हाजिर हूं। सुरेश हंस जी भटिंडा में रहने वाले हिंदी के चर्चित उपन्यासकार हैं और इससे पहले उनके 4 उपन्यास और आ चुके हैं और मैंने चारों पढ़े और मैं उनकी पुरानी पाठक और प्रशंसक भी हूँ। लेकिन फिलहाल बात कस्तूरी कुंडल की।
कस्तूरी कुंडल की कहानी शुरू होती है जैसलमेर से, जहाँ का एक मुसलमान राजपूत कबीला है मंगनियार, जो गा बजाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और उसी कबीले का एक युवा है मंदर खान, जो शहर जाकर अपने परिवार के संगीत और उनकी खुशियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तलाशना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। वहीं एक अर्बन युवा है निखिल, यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, दीन दुनिया समझता है और वो आदिवासियों के खिलाफ हो रहे जुल्मों के विरुद्ध खड़ा होता है। वो आदिवासी जो जब भी अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें नक्सली या अपराधी कहकर कुचल दिया जाता है। पर मंदर खान और निखिल दोनों ही सांप्रदायिकता, पूंजीवाद और राजनीति की क्रूर तिगड़ी का शिकार होते हैं। और इस सब का बहुत ही मार्मिक आख्यान है कस्तूरी कुंडल। पर इन सब के बीच एक बहुत ही मजबूत नायिका के तौर पर उभरती हैं साहनी, जो न केवल पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जाकर खड़ी होती हैं, बल्कि स्त्री और प्रकृति के दोहन के प्रतिरोध का स्वर भी बनती है। कस्तूरी कुंडल कहानी है प्रेम की, प्रतिशोध की और प्रेरणा कि हम सब इकट्ठे हों, एकजुट हों प्रकृति, स्त्री और सर्वजन हित के लिए। कस्तूरी कुंडल प्रतीक है उस स्वर का, संघर्ष के, विरोध के उस स्वर का जिसे हमने अपने भीतर कहीं छिपा लिया है और जिसे हम अपने आसपास ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। ये कथा, ये उपन्यास आह्वान है कि हम उस दबे हुए स्वर को अनहद नाद बनकर उभरने दें और उसे बिगुल की तरह बजने दें, उस क्रूरता या हर उस अत्याचार के खिलाफ जो हमारे आसपास हो रहा है। एक बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही सरल भाषा में रखने के लिए लेखक को बधाई। और मेरा एक पाठक के तौर पर हम जब दोस्त आपस में किताबें पढ़ते हैं तो रिकमेंड करते हैं कि मैंने ये पढ़ा, तुम भी पढ़ना। तो मैंने कस्तूरी कुंडल को एक पाठक के तौर पर बहुत एंजॉय किया। और ये कथा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हर उस अत्याचार या हर उस क्रूरता के खिलाफ जो हमारे आसपास हो रही है और जिसे देखकर शायद हमने आंख बंद करना सीख लिया है। तो उस हिरन की तरह जो खुशबू को कहीं आसपास तलाशता है, कस्तूरी को आसपास तलाशता है, आप उस विरोध के स्वर को अपने भीतर तलाशिए और उसे बाहर आने दीजिए। आसान नहीं होगा, पर कहते हैं कथाएं भी हमारे समाज का आईना होती हैं। तो अगर ये कहानी उस संघर्ष पर, उस विरोध की उस आवाज़ पर जाकर ख़त्म होती है, तो क्यों ना उस आवाज़ को हम भी उभर कर बाहर आने दें। एक अच्छी कथा के लिए, एक अच्छे उपन्यास के लिए लेखक को बधाई, आधार प्रकाशन को भी बधाई कि उन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाशित किया। और एक बार फिर मेरा आप सब लोगों से एज अ रीडर रिकमेंडेशन, एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। हैप्पी रीडिंग, बाय बाय।